वीडियो करियर पॉइंट में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम राजनीति विज्ञान टीजीटी पीजीटी एलटी विषय को लेकर के एक प्रैक्टिस सेशन में आपके सामने आए हैं। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके इस प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाएं। आज यह हमारी ऑनलाइन क्लास का एक फर्स्ट डे है, जो केडी सिंह सर के कुशल मार्गदर्शन में इस वीडियो करियर पॉइंट में यह कार्य शुरू किया जा रहा है। मित्रों, आपको अवगत कराएं कि सामाजिक विषय का जो हम लोगों का एक विषय है, वह एक संयुक्त विषय के रूप में जाना जाता है, जिसमें लगभग इतिहास और राजनीति विज्ञान का एक आपसी कॉम्बिनेशन होता है। तो मित्रों, इसी को ध्यान में रख करके हम इतिहास के विषय विशेषज्ञ केडी सिंह सर, जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे श्रेष्ठ भी हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन में इस कार्य की शुरुआत मैंने वीडियो करियर पॉइंट को एक दृढ़ संकल्प के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। यह आज फर्स्ट क्लास अपने निश्चित समय पर न चल पाई, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण। अब यह हमारी क्लास अपने निश्चित टाइम सुबह के 9 बजे से चलेगी। हम चाहते हैं कि इस ऑनलाइन चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब किया जाए, इस मैसेज को, इस संदेश को दूर दूर तक फैलाया जाए, जिससे हमारे दूर दराज के विद्यार्थी जो हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पाए, किंचित उनकी आशा अनुरत बनी रहती है, इस सर के द्वारा इस क्लास को आगे बढ़ाया जाए। यह संकल्प अब हमारा साकार होने के लिए शुरू हो रहा है। तो चलिए मित्रों, आप सब लोग जुड़े और इसको शेयर करें। बहुत सारे हमारे मित्र जुड़ गए हैं, प्रियंका पांडे जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। अनीता मौर्य जी भी जुड़ गई हैं, जितेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा। अखिलेश कुमार भी जुड़ गए हैं। सभी को साधुवाद देते हुए माँ गंगा यमुना के सरस्वती पावन पर आप सब लोगों को हमेशा सहृदय आगे की तरफ बढ़े, यह मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, इससे वंदना करता हूं, इसी कार्य के साथ जुड़ता हूं। निश्चित है मेरे सारे विद्यार्थी जिनके विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं, रुचि जी भी जुड़ी हैं, सभी को गुड मॉर्निंग करते हुए आप सभी लोग जितने भी अभी हमारे भाई बंधु नहीं जुड़ पा रहे हैं, चूंकि चैनल भी नया है और समय का परिवर्तन भी है, तो हम लोग सबसे पहले एक साथ सबको शेयर किया जाए, अधिक से अधिक लोग एक साथ जुड़े, जिसपे हम लोग आगे चल करके इस कार्य को अच्छे से पढ़ाएं। यह आपको ओनली पोल्टी ऐसा नहीं है। हम यहाँ का जो प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे, आज का प्रैक्टिस सेशन सिर्फ आपको पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन रहेगा, जिसमें हम संयुक्त प्रश्नों को जोड़ करके आपके सम्मुख यहाँ पर रखते हैं। आप अपना स्व मूल्यांकन करें और इसी के साथ संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। बहुत ही अच्छा है। माँ सरस्वती की एक कृपा के साथ ही इस प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाया जाए। फर्स्ट डे है, निश्चित है कि हम चाहते भी हैं कि तब तक जितने भी हमारे मित्र समयाभाव के अनुसार नहीं जुड़ पाए हैं, जुड़ें और आगे की तरफ चलें। तो आइए मित्रों, बिना किसी विलंब किए अपने विषय वस्तु पर आए, जिससे आपके समय का पूरा लाभ मिले, आप अच्छे से ज्ञान अर्जित करें। इस आशा विश्वास के साथ हम माँ सरस्वती की एक छोटी वंदना करके शुरू करता हूँ। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालक्षय विद्यामि देहि नमस्तुते। सभी विद्यार्थियों की शुभकामना के साथ हम इस कार्य को शुरू करते हैं। आइए मित्रों, आपके इस स्क्रीन पर बहुत ही सुंदर एक प्रश्न है, जो कि आपको राजनीतिक जो चिंतन का विषय शुरू होता है, जहां से हमारा पाठ राजनीतिक चिंतन की शुरुआत करता है, वहां से आपके सामने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी विद्यार्थीगण जितने लोग जुड़े हुए हैं, इस प्रश्न का एक बार अगर स्क्रीन पर यह दिख रहा है तो आप लोग इसका आंसर बताएं कि प्लेटो ने आप अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है। 4 इसमें ऑप्शन है, स्टेट्समैन, द लार्ज, रिपब्लिक, लिबर्टी। तो आपने देखा होगा कि इसमें कौन सा बिंदु ऐसा है
जो न्याय शास्त्र को दर्शाता है। तो एक बार सभी लोग हमें यह लिख करके भेजें कि क्या हमारी आवाज आप तक सही से पहुंच पा रही है या किसी प्रकार का कोई टेक्निकल फॉल्ट आप तक तो नहीं पहुंच रहा है। हम भी आश्वस्त हो जाए कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह आपके लिए मार्गदर्शक का सही स्वरूप मिल रहा है। एक बार सभी लोग, सभी हमारे मित्र अपने को टैग करें और ये बताएं कि सारी चीजें सही चल रही हैं, हम भी देख करके कार्य को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सही। चलिए, सारे विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे हैं। प्रशांशु भी जुड़ चुके हैं। प्रशांशु, जितने भी मित्र हैं सबसे कहिए कि सब लोग जुड़े और प्रैक्टिस सेशन में अपना योगदान करें, आप लोग लाभान्वित हों। बहुत सारे मित्र अभी भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। विद्यार्थीगण जितने हैं समय के अनुसार जुड़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी लोग लिंक को भेजें और सब लोग जुड़े। आइए, इसका क्या उत्तर मिलेगा, आप लोग जवाब दीजिए। सही उत्तर क्या हो सकता है? न्याय सिद्धांत कहां पर मिला हुआ है? कौन सी पुस्तक है? सही उत्तर इसका सी का है। ये रिपब्लिक एक ऐसी पुस्तक प्लेटो की है जिसमें न्याय के सिद्धांत की बात की गई है। अर्थात इसका जो उपशीर्षक ही है वह आपको कंसर्निंग जस्टिस की बात करता है। अगर हम स्टेटमेंट की पुस्तक की बात करें तो स्टेटमेंट पुस्तक प्लेटो की ऐसी पुस्तक है जिसमें राजमर्मज्ञ या राजनेता बनने की विचारधारा दी जाती है। लाज पुस्तक की अपनी विशेषता है, यह प्लेटो के जीवन के अंतिम क्षणों में लिखी गई है, वृद्धावस्था में लिखी गई है। इसी पुस्तक में प्लेटो ने जिस विचारधारा को निगमनात्मक पद्धति का स्वरूप प्रदान किया था वही जाकर के आगमनात्मक पद्धति स्वरूप में इसका अंत होता है। अर्थात यह पुस्तक जो आदर्शवाद में थी वह आपको यथार्थवाद के स्वरूप में दिखती है। तो ये आपकी तीन पुस्तकें तो आपकी प्लेटो की है, लेकिन मित्रों ये जो ऑन लिबर्टी पुस्तक है यह प्लेटो की पुस्तक नहीं है। किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक आपकी जे.एस. मिल की पुस्तक है। तो सही जवाब आप लोगों ने क्या देखा? ये आपका रिपब्लिक। निश्चित मित्रों ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम स्लो मोशन में आपके साथ जुड़ रहे हैं, अपनी विचारधारा को दे रहे हैं। सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर सी का विकल्प दिए हैं। प्रियंका पांडे ने ए का विकल्प दिया है। प्रियंका जी ये गलत है, आपका सही जवाब जो है वो आपका सी का जवाब है, सही है। चलिए आगे के प्रश्न पर चलें। दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए क्या दूसरे प्रश्न में आपको है। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख आया है बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, इस पर विचार करके आपको बताना है। क्या है? निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ को जे.एस. मिल ने नहीं लिखा है? ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, इस बात से अवगत होना है कि जब ऐसे प्रश्न हमारे सम्मुख आते हैं तो सबसे पहले हमें इसको टारगेट बनाना है कि नहीं शब्द क्या है। यानी आपकी जो पुस्तकें हैं इन पुस्तकों में तीन पुस्तकें ऐसी हैं जो जे.एस. मिल की हैं और कोई एक ऐसी पुस्तक है जो इनकी नहीं है। तो आप लोग एक बार जवाब दें इसका, सभी लोग एक बार इसका सही उत्तर दें, मैं जानने की कोशिश करूं। अनीता ने सी, फिर से आप लोग दीजिए। ओनली पोल्टी आपने गलत बताया, ओनली पोल्टी डी बता रहे हैं। चलिए और लोगों का जवाब मिले। ये देखिए प्रैक्टिस सेशन का तब अच्छा रहेगा जब आप फटाफट उसको टाइप करके जवाब देंगे। जितेंद्र जी जवाब दीजिए, ऐसे नहीं टाइप करके जवाब दीजिए, फटाफट टाइप करके जवाब दीजिए। नेट कटने की बात हो तो आप इसको कनेक्ट कर लीजिए और सब लोग जवाब दीजिए। देखिए बहुत ही कम लोग इसका जवाब दे रहे हैं। रुचि ने भी डी कहा है, बहुतायत लोगों का डी है। बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, ये आपका डी का विकल्प सही है। देखिए क्यों? क्योंकि दी सब्जेक्शन ऑफ वीमेन ये आपको जे.एस. मिल की पुस्तक है, यहाँ आपको जे.एस. मिल की पुस्तक है, ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की पुस्तक है, लेकिन यह पुस्तक जे.एस. मिल की नहीं है। क्लियर? यह पुस्तक आपको यहाँ पर यह दर्शाती है कि तीन पुस्तकों का जो सही चयन आपने किया है
वह तो जे.एस. मिल के खाके में है, जबकि इस पुस्तक का ये विकल्प गलत है। तो आपका सही विकल्प बना डी। आगे चलिए, इसी क्रम में हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, देखिए ये जो आपका राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेशन चलता है, इसमें आपको राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक सिद्धांत और इधर से संविधान से लेकर के अंतरराष्ट्रीय, जो इधर से संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये आपके समूचे टीजीटी पीजीटी के एक सिलेबस निर्धारित करते हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है वह संपूर्ण सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ाना है। तो सभी मित्र, आपके स्क्रीन पर प्रश्न पहुंच गया है, आप इसका फटाफट जवाब देते चले, जिससे हम बिना हमारे कहे आप लोग फटाफट जवाब देते रहें, जिससे हम आपको फटाफट आगे की तरफ बढ़ते चले और व्याख्या करते चले। बहुत ही कम लोगों का जवाब मिल रहा है। जुड़ने के लिए तो काफी लोग जुड़े हैं, जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए देखिए, गांधी जी की आत्मकथा, हमको क्या देखना है, आत्मकथा का नाम क्या है? चार विकल्प है, भारत की खोज, गिर प्रवचन, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सबने अवज्ञा। तो बहुतायत मित्र, यहाँ पर अनीता ने बोला ए है सर, और सारे लोग जो हैं ओनली पोल्टी के साथ हमारा जो भी आया है, ये कौन व्यक्ति है हम नहीं समझ पा रहे हैं। जितेंद्र जी ने भी सी का जवाब दिया है। ये आपको सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये आपको गांधी जी की आत्मकथा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। इसी क्रम में आप अनवरत हमसे जुड़े और आगे की तरफ जुड़ने के साथ साथ मित्रों, आप सब इस चीज को, चूंकि नया प्लेटफॉर्म बार बार कहना चाहते हैं, ये जो हमारा वीडियो करियर पॉइंट जो केडी सिंह सर के मार्गदर्शन में चल रहा है, जिस पर मैं आर के तिवारी कृत संकल्प होकर के प्रथम क्लास की शुरुआत किया हूं, निश्चित आशा विश्वास करता हूं इससे हम प्रयागराज की एक ऊंचाइयों के साथ इस विजन को आगे बढ़ाएंगे। ये हमने भी एक विजन समझ लिया है और इसको आप बारंबार शेयर करें और आगे की तरफ आप लोग बढ़ते रहे। आइए इसका जवाब देखिए, क्या है? गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की गई है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आने वाले टीजीटी के जो एग्जाम्स होंगे, पीजीटी के जो एग्जाम्स होंगे, निश्चित आपको जब भारतीय चिंतकों की विचारधारा आएगी तो ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। तो बताइए इसमें क्या सही होगा? कितने लोगों का जवाब इस पे आ रहा है? अखिलेश जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद अखिलेश जी। प्रियंका पांडे क्या बताना चाहती हैं? जवाहरलाल नेहरू का जवाब दे रही हैं। यहाँ पर ओनली पोल्टी, नाम तो नहीं हम जान पा रहे हैं कौन से ऐसे मित्र हैं, उन्होंने ए का जवाब दिया है। जितेंद्र जी डी का जवाब दिए हैं, अनीता जी बी का जवाब दिए हैं। यहाँ पर सारे लोग ए का जवाब दे रहे हैं। देखिए ये आपके सामने सुभाष चंद्र बोस, के एम पनिक्कर, जवाहरलाल नेहरू, विंस्टन चर्चिल का नाम है। चार आपके स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि तुलनात्मक शब्द करते हुए बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूं, इसका जो सही जवाब है वह सुभाष चंद्र बोस का जवाब है। सुभाष चंद्र बोस ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया है। तो आइए मित्रों आगे की तरफ नेक्स्ट प्रश्न पर आए। यह प्रश्न आपको भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। तो मित्रों किसको प्राप्त है आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो भी प्राधिकार प्राप्त है वह आपको किसके द्वारा प्राप्त है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखिए, संसद को है, राज्यसभा को है, लोकसभा को है, राज्य विधान मंडल को है। तो क्या जवाब आप सभी लोगों का आया? कुछ लोगों ने जवाब दिया है, रुचि ने ए बताया है, ओनली पोल्टी ए बता रहे हैं। सभी लोगों का लगभग जवाब आपका ए आ रहा है। निश्चित है ये आपको ए का ही जवाब सही है। यहां पर ए है संसद। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान अपने अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता को भाग 2 के संदर्भ में शुरू करता है। और जब ये हम 5 से 11 की विचारधारा को देखते हैं तो वहीं पर आपको नागरिकता समाप्ति का प्रावधान और नागरिकता प्राप्ति का भी प्रावधान है, जो संसद के माध्यम से किया जाता है। तो ये इसका सही जवाब हमने क्या प्राप्त किया? विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आगे बढ़े। किसी को कोई भी आपको साउंड की कोई प्रॉब्लम या आपको तेज स्पीड की प्रॉब्लम, तो आप इसको भी कमेंट करके हमें अवगत कर सकते हैं।
बारंबार आपसे कहना चाहूंगा, यह आज हमारी प्राथमिक क्लास, पहली क्लास है और आप जानते हैं पहली क्लास हमेशा चुनौतियों की क्लास होती है। गलत या सही? और यह चुनौतियां क्या है? क्योंकि आप जजेज बनते हैं, हम एक आपके सामने प्रस्तुतिकरण करते हैं। निश्चित है ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, इसका मूल्यांकन आप करते हैं। कितने लाभान्वित होते हैं, यह आपका विषय वस्तु बनता है। हम माँ सरस्वती की कृपा से अनवरत आपको एक अच्छे मार्गदर्शन का अपना रोल निभाने के लिए कृत संकल्प हैं अपने इस वीडियो करियर पॉइंट के साथ। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या स्वरूप बनेगा? अगला स्वरूप हमारा है निम्नलिखित में से कौन एकात्मक राज्य है? क्या बताना है आपको? एकात्मक राज्य बताना है और आपके सामने 4 यहाँ पर विकल्प हैं। आपके सामने है यूएसए, आपके सामने है भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूके। तो क्या सही जवाब मिलेगा? एक बार आप लोग सब एक लाइन से बिना विलंब किए हुए जैसे स्क्रीन पर आपके सामने आए, आप अपने को एक्टिव नजर आते हुए फटाफट फटाफट इसका जवाब आप देते रहे, जिससे हमें भी लगे कि हाँ आप निश्चित प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं, डी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, सारे लोगों का अच्छा प्रयास है। ये डी का जवाब हमारा बहुत ही उत्तम है। आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए। देखिए मित्रों, इस विचारधारा को हमने ऑफलाइन की विचारधारा के साथ जोड़ करके देखा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑफलाइन में अनवरत प्रति रविवार को हम टेस्ट कराते हैं। तो इस विचारधारा में बहुत कम सारे लोग जुड़ पाते हैं। दूर दराज के विद्यार्थी, खासतौर से बालिकाएं हमारे साथ नहीं जुड़ पाती हैं। अनवरत उनकी आशा रहती थी कि सर किसी ऐसे चैनल के साथ जुड़े जहां पर हम घर बैठे भी इसका लाभ उठाए। तो बहुत सारे लोगों को आज मुझे खुशी हो रही है कि जिनसे हम नहीं जुड़ पाते थे वे लोग भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी, आप अपने को लाभ पहुंचाते हुए जो आपके और भी लोग हैं उनको शेयर करें, जिससे और अधिक संख्या में, जब आपकी संख्या लंबी होती है तो हमारी ऊर्जा और तीव्र होती है। आप तो जानते हैं हमारे विषय में। तो आइए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़े। संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या होता है? ध्यान से देखिए। लिखित संविधान और शक्ति विभाजन, लिखित संविधान और संसदीय संप्रभुता, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो बताइए हमें जरा आप लोग, क्या इसमें होना चाहिए? सही उत्तर क्या इसका मानक बन सकता है? सभी लोग एक बार जवाब दें तो मैं आपको एक व्याख्यान में जवाब दूं। जितेंद्र जी ने ए बताया है, अखिलेश जी भी डी बता रहे हैं। अनीता जी, बिल्कुल अनीता जी बताएं क्या सही होगा। आपने काफी दिनों से ऑफलाइन की कक्षाएं अच्छे से लेते हुए सही प्रैक्टिस रही है। सभी लोग जवाब दें। बिल्कुल सही, सारे लोगों के जवाब हमारे ए आ रहे हैं। और आप जानते हैं ये लोकतंत्र की दुनिया है, जहां पर बहुतायत जवाब अच्छे मिलते हैं, निश्चित हमारा मानक वहीं पर चलता है। आइए, सारे लोगों के सही जवाब है, बहुत सही। रुचि ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है सर, लिखित संविधान और सख्त विभाजन, ये आपको संघीय व्यवस्था का जो है ये आवश्यक स्वरूप दिखता है। आगे बढ़े मित्रों, चलिए हम सब एक संघीय व्यवस्था की विचारधारा के साथ, आपके स्क्रीन पर एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप मिला के पढ़िएगा। किस विचारक को, यहां से यहां तक मिला दीजिए, स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? हमें यहाँ पर विचारकों का नाम देखना है, अरस्तु, प्लेटो, जे.एस. मिल और लॉक। तो इसमें मित्रों कौन सा सही जवाब मिलेगा? स्वप्नलोकी विचारक किसे कहा जाता है? स्वप्नलोकी विचारक का अर्थ ये बनता है जहां पर हम अपनी विचारधारा को अपनी आवश्यकता से अधिक भी उसकी कल्पना करते रहें, अर्थात कल्पना के स्वरूप में चलें। तो किसका जवाब मिला? बहुतायत लोगों के जवाब बी भी आ रहे हैं। ओनली पोल्टी, एक बार आप अपना नाम लिख करके हमें जरा दर्शाएं, हम जाने कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर और कौन लोग जुड़े हुए हैं जिनके द्वारा हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए आगे की तरफ चलें। चलिए, बहुत अच्छा जवाब है आप सबका। ये प्लेटो एक ऐसा विचारक हैं जिन्हें हम आदर्शवादी विचारक के रूप में जानते हैं, और यही विचारधारा आज इतनी लंबी आदर्शवाद की विचारधारा में पहुंच चुकी है जिन्हें हम स्वप्नलोकी विचारधारा के रूप में भी कहते हैं।
अंतरिक्ष जी हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। सारे लोग प्लेटो का जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा सेशन चल रहा है। मैं मान के चल रहा हूं कि आज अपने समय पर न पहुंचने के साथ बहुतायत लोगों के अभी भी जो आशा से कम लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। मैं वह परिदृश्य इस ऑनलाइन पर लाने की कोशिश करूंगा जिसे आप मुझे ऑफलाइन चेहरे के रूप में देखते होंगे। आपको भी नया लगता होगा कि मैं आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से आपके साथ में हूं। ऐसा आपने कभी ऑफलाइन भी पढ़ा होगा। चलिए, कोई बात नहीं है। समय के अनुसार आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब जब आवश्यकताएं पड़ती हैं, तब तब आविष्कार बनता है। आज निश्चित है कि हम दूर दराज रह करके भी प्रत्यक्ष तो नहीं, अप्रत्यक्ष ही बात का अनुभव करते हैं। आइए मेरे प्यारे प्यारे मित्रों और हमारे बने हुए विद्यार्थी स्वरूप, अपने प्रश्न को आगे बढ़ाइए। नागरिकता की अवधारणा को गुलामों को बाहर रखा है। इनका प्रश्न ऐसे कहा जाएगा, कौन सा ऐसा विचारक है जिसने नागरिकता में जो गुलाम रहा करते थे, दास रहा करते थे, उनको पृथक कर दिया है। 4 विकल्प आपके सम्मुख है। प्लेटो का है, अरस्तु का है, ये हाब्स है। ये गलत दिया गया है। इसको मैं ऐसे कह दूं तो ऐसे बोल सकता हूं, हाब्स। क्या बोल सकता हूं? हाब्स बोल सकता हूं। ठीक, ये आपको आइंस्टीन बोल सकता हूं। ठीक, तो आप इसमें बताएंगे जरा हमें, कौन सा विचार आपके सम्मुख सही दिख रहा है जिसने गुलामों को बाहर रखा है? क्या सही जवाब मिल रहा है? बहुतायत लोगों के जवाब में एक जवाब मुझे मिला है अनीता का, ओनली पोल्टी भी बोल रहे हैं। और सबके जवाब क्या हो सकते हैं? किस विचारक ने? अनीता जी, आपने अपनी पढ़ाई को दोहराना कम कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये जो अरस्तु हैं, अरस्तु एक ऐसे पाश्चात्य विचारक हैं जिन्होंने नागरिकता के संदर्भ में जब अपना विचार दिया तो उन्होंने यही कहा था कि नागरिक वही होगा जो प्रशासनिक कार्यों में और राजनीतिक कार्यों में हिस्सेदारी लेगा, वही आपको नागरिक कहलाएगा। आप जानते ही है, पितृसत्तात्मक सत्ता की शुरुआत अरस्तु के माध्यम से हुई है। अरस्तु ऐसे विचारक हैं जो स्त्रियों को चहर दीवारी के अंदर रखना चाहते हैं। अर्थात यूनान में अरस्तु ने जो नागरिकता की परिभाषा दिया है उसमें 90% गैर नागरिक का दर्जा दिया है और 10% मात्र ऐसे हैं जो नागरिक हैं। और 10% में आप समझ सकते हैं, शिक्षितों को दर्जा दिया जाएगा। अर्थात गैर नागरिक की श्रृंखला में स्त्रियों को, बच्चों को, विदेशियों को, यूं कह लीजिए तो जो दास दासियां थी, ये भी नागरिकता से वंचित थे। इसलिए सही जवाब हमारा अरस्तु का है। एकदम क्लियर हो गए आप लोग? आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में सही कथन का चुनाव कीजिए। आपको कथन आपके सामने है, इसमें आपको चुनाव करना है। लाक ने सरकार और राज्य जैसे शब्द में भ्रम उत्पन्न किया। चुनाव क्या करना है? सही का करना है। दूसरा है, लाक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। लाक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। लाक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। आपका विचार जानना चाहते हैं, आप अपना विचार दीजिए। जितेंद्र जी अपना विचार दीजिए, क्या सही बनता है? सभी लोग विचार दिया करें, इससे पता चलेगा कि आपके अंदर गलत सही में क्या चीजें सही हैं। देखिए, हम जब तक गलती नहीं करेंगे हम सही की तरफ पहचान नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। अर्थात आप अपना प्रयत्न करते रहिए। देखिए, सफलता का जो अंश बनता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सफलता प्रतीक्षा करने से नहीं होती है। इस समझिए मेरी बात को, सफलता प्रतीक्षा करने से नहीं होती है, सफलता प्रयत्न करने से होती है। तो मेरे मित्रों, आप सभी लोग एक अपना प्रयत्न करिए जिससे मुझे लगेगा कि आप अनवरत रह करके उस पर आप वर्क कर रहे हैं। तो आपका प्रयत्न चाहे सही हो चाहे गलत हो, करना चाहिए, हम उसका सुधार करेंगे। तो देखिए, बहुतायत लोगों ने, अनीता ने यहाँ पर डी का विचार दिया, कहा लाक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है।
ठीक है। और मैंने देखा ओनली पोल्टी ने कहा सी सही है, प्रियंका ने कहा, यहाँ प्रियंका का जो सही उत्तर नहीं मिल पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो सही कथन है वह आपका सी का कथन सही है। क्या सही कथन है, स्पष्ट करिए। लाक एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक समझौते के द्वारा, दोहरे समझौते की बात करते हैं, एक समझौता सामाजिक समझौता होता है और दूसरा समझौता राजनीतिक समझौता होता है। इस तरीके से लाक पहले विचारक हैं जिन्होंने दो प्रकार का समझौता करके सरकार को अलग और राज्य को अलग करते हैं। जबकि हाब्स क्या करता है, सामाजिक समझौते के द्वारा जो राज्य हैं, सरकार हैं और इस तरीके की जो अवधारणाएं हैं सबको एक मिला देता है। वह एकल समझौते की बात करता है। लेकिन लाक क्या करता है, ये दोहरे समझौते की बात करता है। तो विभेद कर दिया कि नहीं? बिल्कुल कर दिया। सही उत्तर क्या बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर सी है। चले आगे चलें। बिल्कुल सही। हम प्रैक्टिस सेशन में हैं, हम आपके विचारों को भी सुनना चाहते हैं। आपके सम्मुख देखिए राजनीतिक चिंतक का बहुत ही अच्छा प्रश्न हाब्स से जुड़ करके मिला है। हाब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? आप सभी ने अपने विवेक से, स्व अध्ययन के माध्यम से या श्रेष्ठ जनों के मार्गदर्शन के माध्यम से अवश्य हाब्स का टॉपिक पढ़ा होगा। तो निश्चित आप सब हमें बताएं कि यहाँ पर हाब्स का जो लेवियाथन है, जिसे कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है, यह बताए गए विकल्प का कौन सा अंश सही करता है? यानी संप्रभु को सही करता है, समाज राज्य सरकार के लिए सामूहिक नाम देता है, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग बताता है, उपरयुक्त में से कोई नहीं। सभी लोग जवाब दें। जितेंद्र जी आपका क्या जवाब बनता है? ए का जवाब बनता है। ओनली पोल्टी भी बताते हैं, अनीता जी भी बताती हैं, और सभी लोग बताएं। सभी लोग बताएं, जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग ये बताएं कि इसका सही जवाब क्या होता है। देखिए मित्रों, इसका सही जवाब है बी का जवाब। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं। गलत हो जाएगा तो क्या होगा? अरे गलत हो जाएगा तो क्या होगा? गलत हो जाएगा तो सही का निर्धारण हो जाएगा। देखिए वहां पर बहुत अच्छे बन करके गलती को स्वीकार करने से बढ़िया है कि गलती से सही की चीजें सीख लिया जाए। तो आप देखिए ये जो कॉमनवेल्थ है, इसको हाब्स ने जब सामाजिक समझौता किया तो सामाजिक समझौते के स्वरूप समाज का जन्म हुआ, राज्य का जन्म हुआ और सरकार का जन्म हुआ। यही है जिसको सामूहिक नाम दिया, और वह नाम क्या दिया? कॉमनवेल्थ दिया, लेवियाथन नाम दिया। उसी को वह संप्रभु बोलता था। ये संप्रभु अकेला शब्द हो जाएगा मेरे भाइयों। ये संप्रभु सही नहीं है, बल्कि विकल्प इसका भी सही है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सही उत्तर आपका बी है। आप लोग श्योर हो जाएं, ऐसे बहुत बार प्रश्न को दोहराया गया है। आगे आइए, नेक्स्ट प्रश्न को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एक विचारधारा है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख। आपके सामने विकल्प हैं। लाक ने दिया होगा, बेंथम ने, रूसो ने, जे स्मिल ने। तो सही जवाब हमें सभी लोग बताएं, क्या इसका सही जवाब हो सकता है? जितेंद्र जी बता रहे हैं बी का जवाब होगा। और मित्र क्या बता सुनना चाहते हैं? ओनली पोल्टी बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। रुचि का क्या जवाब बन रहा है? अन्य मित्रों का क्या जवाब बन रहा है? चलिए हम जानते हैं कि आप सब जान रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपको सही जवाब बताना चाहता हूं। ये बेंथम का है। बेंथम, जिसको हम उपयोगितावाद का जनक कहते हैं, उपयोगितावाद की विचारधारा ही है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो ये अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की परिपाटी हमें विकल्प नंबर बी को सही करने के लिए विवश करती है, अर्थात हमारा विकल्प बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है?
नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांत, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो आपको बताना होगा कौन सी अवस्था इसमें है, किसका विचार है, हाब्स का है कि आपका लाक का है कि आपको यहाँ पर रूसो का है कि यहाँ पर सर हेनरी मैन का है? तो जरा एक बार आप लोग सब टैग करके बता दें, क्या सही जवाब मान लिया जाए सभी लोग? अरे वाह अरविंद जी, बहुत बहुत साधुवाद, अभी हमको समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे मित्र कहाँ पहुंच गए हैं? सबको सबको जब कहिए कि सब लोग अपने प्रैक्टिस सेशन में जुड़े। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों से मैं दूर दराज बातें नहीं कर पाते थे, विषय संगत लंबी वार्ता नहीं कर पाते थे, आज हम स्क्रीन के माध्यम से आपके जवाब से बहुत ही अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। आपके लिए संकल्प भी है कि प्रतिदिन इसी वीडियो करियर पॉइंट चैनल पर आप लोग सुबह के 9 बजे हमसे मिले, नित्य नवीन नए प्रश्नों को खोज खोज करके ला करके आपके इस मार्गदर्शन को सफल बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। हमारे साथ हमारे केडी सिंह सर जो इतिहास विशेषज्ञ हैं, यह भी आकर के आपका मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन देंगे। ये आप सभी का एक सौभाग्य होगा जिस दिन सर हमारे यहाँ पर आएंगे। ओके, आगे बढ़े हम। चलिए, तो आपने तय कर लिया, इसका सही जवाब है लाक का। लाक ने ही प्राकृतिक अवस्था को अच्छी अवस्था के रूप में माना था, क्योंकि वह मानता था कि प्राकृतिक अवस्था में वस्तुओं के अभाव में भी आपकी विचारधारा बड़ी एकजुट विचारधारा है। जहां पर चार्ल्स द्वितीय जैसे राजा का आपने एक साथ अंत किया, यह आपकी अवस्था का द्योतक माना जाता है। इसी शब्द को उन्होंने यहां पर अच्छी अवस्था का रूप दिया है। तो बहुत अच्छा, बिना विलंब किए हुए प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हमें प्राप्त हुआ है लाख से। आगे बढ़े हम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 पर देखते हैं। बहुत अच्छा है। कहते हैं शक्ति भ्रष्ट करती है और असीम शक्ति असीम भ्रष्ट करती है। तो अब आप देखें यह कथन किसका होना चाहिए? शब्दों को मैं फिर से दोहरा दूं। कथन ऐसा है, सत्ता लोगों को भ्रष्ट बना देती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट बना देती है। यह विचार किसका है? आपके सामने विकल्प हैं, लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड ब्राइस, लेनिन, माओ। सही जवाब क्या मिल रहा है? देखते हैं सबके जवाब में पढ़ते हैं। अभी तक के जवाब में जितेंद्र जी ने बताया ए है, प्रियंका ने बताया बी है, ठीक है। अनीता जी बोल रही हैं बहुत अच्छा अनीता जी, बहुत बहुत साधुवाद। निश्चित आप लोग बने, आप ही लोगों के लिए जो आप लोग पढ़ाई से हमसे थोड़ी सी दूरी हो रही थी, इसी दूरी को सन्निकट बनाने के लिए हमने इस चैनल को चूज किया है। निश्चित मुझे आज बेहद अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक विषय विशेषज्ञ जो गंभीरता का स्वरूप धारण किए हैं, जिन्हें प्रयागराज आदर्श मानता है, हमारे केडी सिंह सर एक आदर्श व्यक्ति हैं, बहुतायत लोगों को पदमान सम्मान प्रदान कर चुके हैं। मेरी सद इच्छा थी कि सर के साथ जुड़ करके आपका जो एक विषयगत दोष हुआ करता था, जिसको हमने 13 में सफल कराने के में अपना एक पूरी कोशिश कराई, हमने अन्य 16 में और 21 का जो आपको जल मिला, उसमें मुझे लगता था कि कहीं न कहीं किसी विषय की कुछ कमी है, तो हम संयुक्त विषय को आगे लेकर के चल रहे हैं। तो आइए मित्रों, यहां पर आपने देखा लॉर्ड एक्टन की विचारधारा है, तो लॉर्ड एक्टन ये आपके सही उत्तर के रूप में आते हैं। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्रम हमारा है क्रम संख्या 15 है। यह किसने कहा? लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एक अति उत्तम रचना है।
जाहिर सी बात है कि यह हाप्स की एक बड़बाकी का द्योतक है। यानी किसी की अगर आपको प्रशंसा करनी है तो उसको प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो हाप्स जैसे विचारक की कौन ऐसा विचारक है जो इस तरीके की प्रशंसा करता है, उसकी पुस्तक लेवियाथन की इतनी प्रशंसा करता है। तो सभी लोग इसका सही जवाब दें। क्या जवाब बन सकता है? ओकसाट है, सेवाइन है, बार्कर है, डनिंग है। क्या सही जवाब मिल रहा है? बहुत कम लोग टैग करते हैं। आप लोग फटाफट टैग किया करें जिससे हमें लगे कि आप प्रैक्टिस सेशन में हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं आपको एक डेमो सेशन में खड़ा हूं। मैं डेमो सेशन नहीं, आपके अंतःगत निहित जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का एक प्रयास करने के लिए खड़ा हूं। इसलिए आप सब लोग प्रश्न को देखते ही अपने आप को जैसे कलर करना शुरू करते हैं वैसे आप टैग करना शुरू करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ, बातों को आप लोग समझ रहे हैं। सही है? सबके जवाब क्या मिल रहे हैं? सभी ने बी का जवाब दिया। देखिए क्या है, ये है लेवियाथन। देखिए, जब हम किसी भी वस्तु को लगातार अगर नहीं हम प्रयत्न करते हैं तो वही हमारे लिए धूमिल हो जाती। मैं बारंबार अपने उन विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके बात कर रहा हूं जिनको हमने ऑफलाइन क्लास में एक उत्कृष्ट क्लास के स्वरूप में उनको आगे बढ़ाया, लेकिन वही धूल जैसी लगने के कारण उनके विचार में बदलाव दिख रहा है। तो देखिए, अनीता ने कहा सेवाइन का विचार है, नेक्स्ट ने कहा वार्कर का विचार है। यहां सही विचार जो है वह ओकसार्ट का विचार है। ओकसार्ट ये हाप्स के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं, जिन्होंने उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन की प्रशंसा करते हुए इस शब्द को लिखा है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ए है। आप ए को सही जवाब लें। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16वां प्रश्न है। प्रश्न क्या करता है, गंभीरता से देखें। यदि कोई प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप हमें नो डाउट बिना किसी संदेह के आप स्क्रीन पर लिख करके भेज सकते हैं कि प्रश्न का जवाब सही या गलत में कोई त्रुटि हो रही है। हम आपको सुधार करके सही मार्गदर्शन की तरफ आगे बढ़ाएंगे। आइए मित्रों, आपने क्या देखा? निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी माना है? बड़ा अच्छा है। लास्की, मिस फालेट, बार्कर, मैटलैंड। क्या विचार आप लोग दे रहे हैं? सभी लोग दे एक प्रकार से विचार। बहुत अच्छा। जितेंद्र जी ने कहा लास्की का विचार है। नेक्स्ट आप बताएं, अन्य लोग बताएं। जितेंद्र पटेल जी कराएं ए का विचार है। 2 बार आप अपने विचार को बदल रहे हैं। अनीता ने बोला डी का विचार है। अन्य लोग क्या बता रहे हैं? सारे लोग इस समय एकदम वो हवा की जो तीर चल रही है ऐसे ही आप मार रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद को क्या बोला है? भविष्य की भविष्यवाणी बोला है। तो विचारक में आपको लास्की है, मिस फालेट है, बार्कर है, मैटलैंड है। इसका सही जवाब बनता है मिस फालेट। मिस फालेट ने बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी कहा है। सब लोग अपना उत्तर सही कर लीजिएगा। ये उस सही जवाब आपको। नेक्स्ट, आइए आगे बढ़ते हैं। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। जो संसदीय सरकार चलती है मित्रों, उसमें राज्य का प्रधान कौन होगा? यहां पर अनुवांशिक व्यक्ति होगा, निर्वाचित प्रतिनिधि होगा, मनोनीत व्यक्ति होगा, संवैधानिक प्रधान होगा। तो सही उत्तर बताएं। क्या इसका सही उत्तर आप चयन करके बता सकते हैं? जरा आप इसका उत्तर सही करके बताएं क्या बनता है इसका। किसका जवाब देखना चाह रहे हैं? जितेंद्र जी भी बोल रहे हैं, यानी निर्वाचित प्रतिनिधि का जवाब बोल रहे हैं। और कोई यहां पर? देखिए, इसका सही जवाब है संवैधानिक प्रधान। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान ठीक होता है। कौन होता है? अनुवांशिक व्यक्ति होता है, निर्वाचित व्यक्ति होता है, मनोनीत व्यक्ति होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। यहां पर आपको संवैधानिक प्रधान का दर्जा दिया जाता है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संसदात्मक शासन प्रणाली में
वैधानिक संप्रभु कौन होता है? जहां पर संसदीय शासन प्रणाली चलती है वहां पर हमें संप्रभुता के स्वरूप में वैधानिक संप्रभु की बात करते हैं। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका। सही जवाब क्या बनेगा? इसका सही जवाब क्या बन सकता है? जहां पर आपको संसदात्मक शासन प्रणाली चलती है तो संप्रभुता किसके हाथ में होती है? सही जवाब कौन सा मिला? किसी का जवाब अभी सही नहीं आया है। देखिए, जब संसदीय शासन प्रणाली होती है तो ये संप्रभुता संसद के पास होती है। किसके पास होती है? संसद के पास होती है। जब राजनीतिक प्रणाली शुरू होती है तो संप्रभुता संविधान के पास होती है। अंतर आप समझ लीजिए। तो ये आपको संसदीय शासन पर, यहां पर संसद की विचारधारा आ रही है, तो ये संस्थात्मक शासन प्रणाली में जो वैधानिक संप्रभु होगा वो आपको संसद बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सम्मुख है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा विचार है। यहाँ पर बताना होगा कि अगर राजा भी चोरी का पता लगाने में समर्थवान नहीं है तो राजा के पद पर बैठने योग्य नहीं माना जा रहा है। कौन कह सकता है? यहाँ मनु का है, ग्रीन का है, बेंथम का है और कौटिल्य का है। तो किसका विचार हम इसका सही माने? आप सब जवाब दीजिए इसका। अनीता बोल रहे हैं ए का जवाब सही होगा। और सारे लोग क्या बताना चाहते हैं? जितेंद्र जी क्या बताना चाहते हैं? ए का जवाब सही होगा। और भी मित्र क्या बताना चाहते हैं? बिल्कुल, ये मनु की विचारधारा है। मनु ने अपने सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से ये विचारधारा दी है कि राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो वह भी पाप के समान कार्य करता है। तो मित्रों, सही जवाब इसका ये बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेशन का 20वां प्रश्न आपके सामने है। कहते हैं, राजनैतिक विचारक जिन्होंने, ये अलग होना चाहिए, जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया वह कौन है? बहुत अच्छा है। कौन सा ऐसा विचारक जिसने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे देखें, मैकियावेली का नाम आता है, टी.एच. ग्रीन का नाम आता है, प्लेटो का नाम आता है और रूसो का नाम आता है। तो कौन सा सही जवाब हम माने इसका? किसको हम सही जवाब के रूप में दें? एक ही जवाब मिल रहा है, ए का जवाब। और लोगों का क्या जवाब हो सकता है? मुझे तो लगता है सब हार थक गए हैं कि हमको प्रैक्टिस नहीं करनी है। ऐसा क्या है? अगर आप एक दो प्रश्न करें तो फिर कहानी जैसे सुने, जो हम बोले वो आप सुने। हम आपके विचार से सही विचार बताना चाहते हैं कि आप सही क्या कर रहे हैं। आइए इसका सही जवाब देते हैं। ये सही जवाब है मैकियावेली। मैकियावेली आधुनिक काल के पहले विचारक माने जाते हैं जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस के माध्यम से उन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया है। यही कार्य पाश्चात्य जगत में अरस्तु ने किया था, लेकिन अरस्तु ने नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया था। आपको याद होगा, नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया था। तो जाहिर सी बात है, सही उत्तर क्या हम ले लें? हम उत्तर इसका ए मानेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? कह रहा है, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द, आ गया शब्द, से हुई है जो निम्न में से किस भाषा से निकला हुआ शब्द है? तो बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। अब हमको पोलिस को बताना होगा कि पोलिस शब्द किस भाषा से लिया गया है। फ्रांसीसी भाषा है कि यूनानी भाषा है कि लैटिन भाषा है कि जर्मन भाषा है? क्या सही जवाब आपके पास मिल रहा है? एक जवाब मुझे मिला है बी का जवाब। और लोगों का क्या जवाब मिल रहा है? और लोगों के जवाब अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। सही उत्तर हम बी को मानते हैं। यही अरस्तु का विचार है जिसमें पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो यूनानी और यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ जो होता है
इसी का अर्थ होता है नगर राज्य। क्या इसका हम लोग लगाते हैं? नगर राज्य। इसी को हम लोग बोलते हैं नगर राज्य बोलते हैं। सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन का बैच है और प्रैक्टिस सेशन का बैच भिन्न भिन्न प्रश्नों को लेकर के आता है। जाहिर सी बात है, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए विद्यार्थीगण हैं, मित्रगण हैं, हम उनसे इस भाव से आशा करते हैं कि आप पढ़े तो हैं, लेकिन आपने क्रमबद्ध कभी प्रयत्न नहीं किया है। उसी प्रयत्न का संकल्प प्रैक्टिस होता है, और प्रैक्टिस में जानते ही हैं कि बहुत सारे प्रश्न सही नहीं होते हैं, कभी अनुमानित प्रश्न होते हैं। अगर आपने टैग करके एक दो प्रश्न गलत आपने टाइप कर दिया तो इससे आपके हौसले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम भी 100% पर चयन नहीं करता है। आपके सम्मुख 100 प्रश्न आते हैं, 125 प्रश्न आते हैं, तो आप देखते होंगे कि कभी कभी चयन आपका 90 प्रश्न पर भी हो जाता है, यानी आपने गलत किया तब भी आप सफल हो जाते हैं। तो यहां पर ऐसा करके अपने हौसले को डाउन न करें, लगातार आप टैग करें। हम आपके सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, जहां पर आपका मार्गदर्शन क्लियर होगा। आइए मेरे मित्रों, कहां तक आप पहुंचे हैं? नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। राजनीतिक सिद्धांत जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं इसी बात की व्युत्पत्ति की शुरुआत करता हूं। जितने भी लोग हमें ऑफलाइन मोड पर अभी आप पढ़े, नियर अबाउट 2013 से तो यह कार्य अनवरत मेरे साथ हुआ। बहुत सारे लोगों के पद मान सम्मान मिले। बहुत सारे लोग मेरे चेहरे को किस स्वरूप में जानते होंगे, तो आप जानते भी हैं। मैं इस मंच पर तो नहीं बोल सकता हूं इस बात को, लेकिन इस मंच को अपना मंच मान करके अनवरत आपको वह शक्ति प्रदान करूंगा जो आप मुझसे प्रत्यक्ष जुड़ करके किए हैं। यह मैं आपसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए इसी शब्द को अगर देखेंगे तो नागरिक शास्त्र शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, ये किस शब्द से हुई मेरे भाई? जर्मन शब्द से हुई है, फ्रेंच शब्द से हुई है, लैटिन शब्द से हुई है, या ग्रीक शब्द से हुई है? यहाँ ग्रीक शब्द है, ये आपको कैंसिल करते हैं। तो आप इसका जवाब हमें दें और इस जवाब का सही उत्तर बताएं कि इसका उत्तर क्या बन सकता है। कौन सा शब्द आप इसे मानते हैं? मैंने अभी तक प्रियंका के उत्तर देखे हैं। प्रियंका ने सी कहा है, बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र जी ने भी सी कहा है। यहाँ पर अनीता भी सी कही है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। सभी को दिल से बारंबार साधुवाद है। मां गंगा से एकदम प्रार्थना है कि प्रयागराज की धरा धरती पर आप लोगों ने जो भी चीजें ऑफलाइन पढ़ी, और वही चीज को आप प्रयागराज से बाहर तक भी यह संदेश पहुंचे। हम ऑनलाइन मूड से भी आप तक पहुंच रहे हैं। इसका सही जवाब है सी। यह भी आपको कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द के रूप में आता है। ठीक, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं और नेक्स्ट प्रश्न का जवाब देते हैं। प्रश्न संख्या 23, बहुत अच्छा प्रश्न, अभी तक का बहुत अच्छा। इसे मैं चाहूंगा सभी लोग एक साथ जवाब दें। जितने लोग मित्र जुड़े हुए हैं सब एक साथ इसका जवाब दें। राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा है? कोई ऐसा एक विचारक है जिसमें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा, गांधी की विचारधारा, अरस्तु की विचारधारा और प्लेटो की विचारधारा को आपके स्क्रीन के सामने रखा गया है कि आप इस प्रश्न से उत्तर की जांच करें। तो क्या आप लोगों ने किया है? बहुतायत लोग, जितेंद्र जैसे लोगों ने सी का उत्तर दिया है, और सभी अभी हमारे जितने लोग लगे हैं वो अभी कंफ्यूजन में हैं। अनीता भी देखते हैं, कुछ लोगों को देख करके बोलना चाहते हैं, ऐसा नहीं, एकदम सही मूड पे आइए। क्या कह रहा है? राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता है, यह वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो किसका विचार इसको देख करके हम मानते हैं? ये कौन सा ऐसा विचारक है जिसने ऐसा कहा है? यह विचारधारा आदर्शवाद की विचारधारा को उत्पन्न करने वाले, आदर्श राज्य को स्थापित करने वाले प्लेटो की विचारधारा है। आप अपने नोट्स को पलटिएगा,
या आप किसी पुस्तक का और भी गहन अध्ययन करिएगा तो आपको निश्चित ये चीजें मिलेंगी। ये अरस्तु की विचारधारा है। अगर कहीं गलत हो तो आप मुझे टाइप करके भी आप बता सकते हैं कि इस प्रश्न में आपने गलत उत्तर दिया है, हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। इसलिए विश्वास के साथ कहता हूं कि ये उत्तर आपका डी का विकल्प सही। आगे बढ़ते हैं, निश्चित आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रैक्टिस सेशन का 24वां प्रश्न है। प्रैक्टिस सेशन का 24वां प्रश्न है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह कथन किसका है? यहां पर हीगल का विचार है, रूसो का विचार है, लाक का विचार है और यहां पर आपको हाब्स का विचार है। तो आप देखें कि यहां पर हीगल, रूसो, लाक और हाब्स की विचारधारा में किसकी विचारधारा आपके साथ सही तरीके से बैठती है? तो बताएं, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, किसने कहा है? अभी हमारे एक जवाब मिले हैं। प्रैक्टिस सेशन में बहुतायत के जवाब की मैं आशा करता हूं, जिससे आपके विचार को हम अपने विचार से मेल कराने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हम आपको ऐसे 1 2 3 4 अब तक मैं 50 के ऊपर पहुंच गया होता, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमको करना है कि सही चीजों को आपको संतुलित करना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या किसका जवाब आ रहा है। अनीता ने बोला सी का जवाब है, लॉक का जवाब है। और किसका जवाब दिख रहा है? सभी मित्र देखें क्या जवाब आपने दिया है। देखिए मेरे मित्रों, ये आपका जो सही जवाब है वो आपको न तो हीगल का जवाब है, न तो रूसो का जवाब है, न तो लाक का जवाब है। सही इसका जो उत्तर है वह आपका हाब्स का जवाब है। हाब्स जैसे विचारक ने अपनी विचारधारा में कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होता है। जब आप पूरे अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन प्रणाली में इसका स्पष्टीकरण आपको अवश्य प्राप्त होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत हो गए होंगे। आप अपने को तो अध्ययनरत और भी आगे बढ़ाएं। निश्चित आप मेरे विचारों से सहमत होंगे, मैं आपको आशा विश्वास दिलाता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 पर आइए। भारतीय संविधान के सम्मुख अपना विचार रखिए। भारतीय संविधान कहता है, आप सभी जुड़ करके टैग करते रहें, जो आपके उत्तर मिलते हैं सही गलत का जवाब दें और आप इससे व्याख्यान्वित लाभ लें। तो चलिए, कैबिनेट मिशन योजना क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई है? तो यहां पर आपको कैबिनेट मिशन याद रखना है, जो भारतीय संविधान के गठन का एक योगदान मिशन माना जाता है। इसी मिशन के द्वारा भारतीय संविधान का गठन किया गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें कितने सदस्य होंगे? 349 होंगे, 389 होंगे, 450 होंगे, 546 होंगे। तो क्या जवाब हमें मिला? हमें अभी तक का जो जवाब मिला हुआ है वह आपको बी का जवाब हमें मिल रहा है। और अभी जितेंद्र जी ने कहा कि सर बी सही होगा। अन्य विद्यार्थियों के कोई जवाब नहीं मिले हैं। इसका सही जवाब है 389। ये आपका बी का जवाब ही उत्तम जवाब माना जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारी ये योजनाएं चलती हैं। प्यारे मित्रों, जो विद्यार्थी स्वरूप में हमसे जुड़े हुए हैं, बारंबार आपसे बताना चाहते हैं कि अब हम ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन का मिशन केडी सिंह सर के कुशल मार्गदर्शन में इस विजियो कैरियर पॉइंट जो ममफोड़गंज में है, यहां पर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में भी कक्षाएं देता रहूंगा। जहां पर मेरी कक्षाएं अनवरत चल रही हैं वह उसी तरीके की ऑफलाइन कक्षाएं मिलेंगी, लेकिन ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म यह अपना प्लेटफॉर्म, इसी पर आप लोग अनवरत जुड़े। बारंबार इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। आपके साथ और भी लोग लाभान्वित हों, आपके साथ ये आशा करते हैं। इसी क्रम में हमने सही जवाब बी का रखा है। आइए इसी क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं। कहते हैं, व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क पर संप्रभु है, किसका विचार है? बहुत अच्छा है। कहते हैं व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है, किसने कहा है? तो यहां पर विकल्प में जे एस मिल का है, लास्की का है, ग्रीन का है,
रूसो का है। तो सही जवाब जानना चाहते हैं, क्या इसका सही उत्तर मिल सकता है? अनीता क्या बता रही हैं? अनीता ने कुछ दूसरी चीजों को किया। फिर से टाइप करके आप लोग बताइए, प्रश्न संख्या 26 का उचित उत्तर क्या बन सकता है जिसके जवाब से आप संतुष्ट हैं? अभी तक के मुझे जवाब ए आए हैं। बिना समय विलंब किए मैं बताना चाहता हूं, ये हमारे जे.एस. मिल का उत्तर है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जब अपनी विचारधारा दी तो उन्होंने बहुत अच्छा एक कोटेशन बोला है, कहा है, मनुष्य अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है। तो यहां पर ये जो शरीर और मस्तिष्क का जो इन्होंने अंतर स्पष्ट किया है, वह आपको वाक स्वतंत्रता की बात करते हैं। यानी जे.एस. मिल जैसे विचारक स्वतंत्रता नामक विषय पर जब अपनी विचारधारा देते हैं तो कहते हैं कि पागलों, मूर्खों, सनकियों को भी बोलने की आजादी है। क्यों? क्योंकि यदि 100 पागल मूर्ख विचारधारा बोल रहे होंगे तो हो सकता है कि 99 लोग कोरी बातें, उल जलूल की बातें कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि 100वां व्यक्ति होगा जो ऐसी बात कर रहा होगा जिससे समाज को मार्ग देने में एक अच्छा प्रयास किया जा सकता है। इसलिए यदि मस्तिष्क की स्वतंत्रता से रोका जाएगा तो शायद ऐसे होनहार लोगों का संपर्क टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने यह कथन कह करके संप्रभु की विचारधारा दिया। तो निश्चित मेरी इस व्याख्या से आप लाभान्वित हुए होंगे कि ये आपका जे.एस. मिल का विचार है। आगे की तरफ बढ़े। आज का यह प्रैक्टिस सेशन हम 26 प्रश्न तक पहुंच करके हम 27वें प्रश्न को एक संपूर्ण टेस्ट की शुरुआत बनाए हैं। यह टेस्ट हमारा संपूर्ण टेस्ट पर है, जहां पर राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक सिद्धांत, संविधान जैसे प्रश्नों का एक कलेक्शन करके आपके सम्मुख आपका स्व विवेक का एक परीक्षण कर रहा है कि आप अभी कहां चल रहे हैं, इस मंजिल को कहां तक पहुंचाना है। आप सब शुक्रगुजार हैं कि जो लोग 22 के इस परीक्षा में, जिन्होंने 22 के एग्जाम में फॉर्म अप्लाई किया है, उनके लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। अवसर का इन द सेंस, जो अभी तक आपने सोचा होगा कि ये परीक्षाएं दिसंबर में हो जाएंगी, 15 जनवरी में हो जाएंगी, उसे हम स्पष्टता की भाषा में कह सकते हैं कि ये परीक्षाएं अभी नहीं होंगी। परीक्षाएं होंगी, ये 100% है, लेकिन ये परीक्षाएं आपको मार्च से लेकर के अप्रैल और मई भी जा सकता है, क्योंकि हमें परीक्षाओं का मोड माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो शुरुआत किया गया है, हायर के द्वारा जो शुरुआत किया गया है, उसमें हायर के भी प्रश्न, हायर की भी परीक्षाएं होंगी, तो इधर से टीजीटी और पीजीटी की भी होंगी, तो एक लंबा गैप भी चल सकता है। तो आपके साथ आप पढ़ने पढ़ाने का क्या है, पूरा एक अच्छा अवसर है। आप पढ़ें, आगे बढ़ें और इसी में पदमान सम्मान प्राप्त करें, ये आपसे आशा करते हैं। चलिए, आपने देखा संघ लोक सेवा के जो सदस्य हैं कब तक अपने पद पर बन सकते हैं। यहां पर आपको समय सीमा बतानी है कि कब तक होगा। 65 वर्ष की आयु होगी, 62 वर्ष की आयु होगी, 60 वर्ष की आयु होगी, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, अभी तक का जो मानक बनाया गया है वह आपको 65 वर्ष की आयु बनाया गया है। यह 65 वर्ष की आयु का सही उत्तर माना जाता है। आइए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 पर हम पहुंच गए हैं और कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। किसका कथन माना जाएगा? तो हमको कथन पर विचार देना है। बहुतायत प्रश्न राजनीति विज्ञान के कथन पर निर्भर करते हैं और यही हमारा सबसे वीक पॉइंट होता है। इसलिए हमने अपने प्रैक्टिस सेशन में प्रयास करके विचारकों के कथन को शुरुआत किया है, जिससे आप इनसे अवगत होकर के अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो क्या आपको है, क्या मैकाइवर का जवाब माने, लास्की का जवाब माने, कांट का जवाब माने, लेनिन का जवाब माने? तो हमको सही उत्तर क्या मिलना चाहिए? बहुत सारे यहाँ विद्यार्थी गण के रूप में जो जुड़े हुए हैं, इसमें जितेंद्र जी ने बताया ए का। जितेंद्र पटेल बारंबार अपने प्रश्न को पलटते हैं, बता रहे हैं लास्की का विचार होगा। तो जितेंद्र जी, सही उत्तर हम क्या इसका मान लेते हैं? आप एक उत्तर पर निर्भर करें। तो देखिए, लोक कल्याणकारी विचारधारा की जब बात आती है तो हमने संप्रभुता के दो पार्ट को डिसाइड किया है।
एकल संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता। तो बहुलवादी संप्रभुता का जब पार्ट होता है वो आपको लास्की के रूप में आता है, मैकाइवर के रूप में आता है और लिंडसे जैसे विचारक के रूप में आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सही जवाब बनता है वह लास्की का उत्तर सही होता है। लास्की लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं जहां पर नागरिकों के सामाजिक सेवाओं को प्रदान करने का एक अच्छा अवसर होता है। तो आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसी सेशन में जुड़े हुए जितने भी हमारे विद्यार्थी मित्रगण हैं, बारंबार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। निश्चित आप हमारी विचारधारा को सुनते हैं और इस विचारधारा को शेयर भी करते हैं। बारंबार हम शेयर की बात तो अवश्य करेंगे, क्योंकि जिस दिन आपका टाइप करने में छूटता समय आएगा वो दिन मैं मानूंगा कि मेरे प्रयास से आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज ये पहला सेशन हमारा है। यह चैनल बारंबार सुबह के 9 बजे से खुलेगा, 1 आवर से एक प्रैक्टिस सत्र चलेगा। तो आइए इसी क्रम में हम प्रश्न को आगे बढ़ाएं और प्रश्न श्रृंखला हमारी 29 के स्वरूप में आएगी। 29 का प्रश्न क्या कह रहा है? सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और राज्य के बाहर कुछ नहीं, यह किसका विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बारंबार प्रश्न पूछा गया है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और राज्य के बाहर कुछ नहीं, यह किसका हो सकता है? हीगल का, हिटलर का, ग्रीन का और मुसोलिनी का। तो सही साहब बताइए, क्या इसकी विचारधारा बन सकती है? प्रश्न संख्या 29 का आप लोग उत्तर दीजिए। अभी हमें मिल रहा है, किसी ने बी का नाम लिया है, किसी ने डी का नाम। बहुत अच्छा, आपका प्रयास ही हमारे लिए बहुत ही ऊर्जा स्रोत बनता है। आप लगातार गलत या सही जो भी प्रयास आपके मन में चल रहा है आप करते रहें, हम सही से अवगत कराते रहेंगे। ठीक है, बहुत तरीके के प्रश्न आए हैं। सही जवाब मैं क्या इसका मान सकता हूं, आप हमें बताएं। देखिए, इसका सही जवाब है, जब आप मुसोलिनी की विचारधारा से आते हैं तो मुसोलिनी ने अपनी विचारधारा में कहा है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और राज्य के बाहर कुछ नहीं है, यह विचार विकल्प के अंतर्गत डी का उत्तर सही मानता है। आप इससे अवगत हो गए होंगे, नहीं है तो आप फिर से पुनर्विचार करिएगा, आप पुस्तकों का अध्ययन करिएगा। ऑफलाइन कक्षाएं संभव हो तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन का आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। एक निश्चित समय सीमा लेकर के मैं ऑनलाइन स्तर पर एक एक चिंतकों की विचारधारा को क्लियर करते हुए आपके सम्मुख जुड़ूंगा और जुड़ करके आपको लाभान्वित करते हुए अपने को आनंदित महसूस करूंगा कि आप हमारी विचारधारा से लाभान्वित हैं। बिना विलंब किए हुए हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आशा करूंगा कि ये प्रश्न का जवाब सभी को देना चाहिए और सभी इस प्रश्न का जवाब दें। कहते हैं, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? एक पुस्तक आपके सामने है, बहुत ही क्लीन पुस्तक है और पुस्तकों में विचारक दिए गए हैं। आप देखेंगे तो यह ऑस्टिन की विचारधारा, बार्कर, लास्की और मैकाइवर, 4 विचारक हैं जो आप पुस्तक के स्वरूप में बताएं। क्या होगा जितेंद्र जी, मौखिक बताइए, किसकी विचारधारा है? आप होगा नहीं शब्द, यहां होना चाहिए, 100% पे होना चाहिए। और देखते हैं किसने किसने क्या यहां पर कहा। देखिए, यहां पर जो आपने, किसी ने लास्की की विचारधारा, किसी ने मैकाइवर की विचारधारा दिया है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर आपने चूज किया है, वह सही उत्तर का जो जवाब मिलता है वह आपको ऑस्टिन की विचारधारा है। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये जो अन्य पुस्तकें हैं, ये आपको न्यू मॉडर्न स्टेट की बात करता है। लास्की की पुस्तक आपको ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की विचारधारा देती है, ये आपको इस विचारधारा से है। बार्कर की कोई विशेष पुस्तकें यहाँ पे सम्मुख नहीं है, इसलिए सही उत्तर हमारा ए होना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छा है। हम लोग अपने मिशन को 1 आवर्स के रूप में 30 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग इससे लाभान्वित हैं तो एक बार आप बोले हाँ, हमारा सेशन अच्छे से चल रहा है। सभी लोग एक बार एस लिख करके भेजें कि हम 30 प्रश्न तक आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में आप तक पहुंचाए हुए हैं। अगर आप सब लाभान्वित हुए हैं तो एक बार एस लिख करके भेजें कि हाँ, हम इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत अच्छा, अखिलेश जी ने कहा एस सर। आगे बढ़ते हैं। ये आपका एस नो कहना हमें और भी ऊर्जा को देता है। आप समझिए, आप हमारे ऊर्जा स्रोत होते हैं।
जैसे आप विटामिन डी सूर्य से लेते हैं ना, इंतजार करते हैं सूर्य देव उदित हों, वैसे मैं जो चाहता हूं कि आपके कमेंट हमारे पास आए, हम अपने अंदर और भी निखार करके आपके सम्मुख पहुंचाए। प्रश्नों का तो भंडार भरा हुआ है, लेकिन एक दिन में इसे उतारा नहीं जा सकता। इसके लिए हमें समय की सीमा चाहिए। इसके लिए अनवरत आपके जुड़ करके एक्टिवपन दिखाने की जरूरत पड़ेगी कि आप कितने एक्टिव होकर के हमारी बातों को सुन रहे हैं। आइए बिना विलंब किए इसका सही उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। आपके सामने देखिए, जेनिंग्स हैं, केसी व्हीलर हैं, ए.वी. डायसी हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं। सही उत्तर क्या इसका मानते हैं आप? इसका उत्तर बताएं। देखिए मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वो आपको जेनिंग्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या संविधान को लेकर के 32 पर पहुंचती है, जिसमें कहा जाता है भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर घोषित किया गया है? आपको अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 अनुच्छेद हैं। कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारत राज्यों का संघ है और सभी राज्यों पर एक जैसे नियम, कायदा, कानून संचालित किए जाएंगे? कौन सा इसका उत्तर मिल सकता है? बहुतायत लोगों ने एक का जवाब दिया है। निश्चित मेरे मित्रों, यह आपका एक का जवाब है। यह आप सारी बातों को अगर देखेंगे तो इसको हम भाग एक भी कहते हैं। यानी भाग एक का विषय है जिसमें आप संघ राज्य क्षेत्र पढ़ते हैं, और इसी संघ राज्य क्षेत्र की पहली विचारधारा अनुच्छेद 1 से मिलती है, 2 की तरफ बढ़ती है, 3 की तरफ बढ़ती है और 4 पे जाकर के ये पूरी समाप्त होती है। ऑफलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन कक्षाएं जब हमारी चलती हैं तो हम डिटेल्स रूप में समझाएंगे। प्रश्न वहीं तक इसकी व्याख्या करेंगे जहां पर आपके सही उत्तर निकल जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 33 पर आते हैं। निश्चित है कार्य हमने विलंब से शुरू किया है, इसलिए आज की यह क्लास थोड़ी आगे बढ़ती रहेगी, जिसमें आप अपने आशा के अनुरूप प्रश्नों को पकड़ें और अपने को आप लाभान्वित महसूस करें। आइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आपको अनुच्छेद बताना है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हमें ग्राम पंचायत का 2 तक होता है? अनुच्छेद 39 है, 40 है, 41 है और 42 है। तो कौन सा अनुच्छेद है भाई? जरा आप सब लोग बताएं। रुचि ने बताया 20 सही है, जितेंद्र जी बता रहे हैं 40। क्या 40 भाई? अच्छा, अनुच्छेद 40 की बात कर रहे हैं। और सभी लोगों का जवाब, प्रियंका ने भी बताया भी बहुत अच्छे, अनीता ने 40। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों ने बहुत अच्छा गेन किया है। अनुच्छेद 40 है, ये ग्राम पंचायत की बात करता है। आपको बताना चाहते हैं यही अनुच्छेद है जिसपे महात्मा गांधी जी का सीधा प्रभाव पड़ता है, जहां पर गांधी जी की यह सोच थी कि प्रशासन को प्रारंभिक स्तर से ला करके और उच्च स्तर तक इसको पहुंचाया जाए। इसी सपने को आपने जाना भी होगा कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची नंबर 11 है, जिसपे पंचायती राज जोड़ा गया है, यह आपके मिली जुली भाषा अनुच्छेद 40 को भी प्रभावित करती है, उससे जुड़ी हुई भाषा होती है। तो सही उत्तर है। लेकिन आप जाने कि 41 में क्या होगा, इसको भी समझ लीजिए। 41 में क्या होगा? 41 का जो अनुच्छेद है वह कुछ दशाओं में राज्य के कार्यों को करने की शक्ति देता है। यानी कुछ दशाएं ऐसी होंगी जिसके अंतर्गत राज्य व्यक्ति को काम देगा, शिक्षा देगा और वहां पर आपको रोजगार की सुविधाएं भी मुहैया कराएगा। जैसे वृद्धा पेंशन योजना जो चलाई जाती है, विधवा पेंशन योजना जो चलाई जाती है, इस तरीके की जो तमाम राज्य की सुविधाएं हैं वो आपको 41 में मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर 42 क्या है? 42 यहाँ पर प्रसूति सहायता सुविधा की व्यवस्था करता है। कहता है कि काम के न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं को राज्य सुधारने का कार्य करेगा
अगर आप इसकी व्याख्या सुनना चाहते हैं तो अनुच्छेद 39 कहता है इसके अंतर्गत राज्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा, अर्थात राज्य अपनी आर्थिक नीतियां बनाएगा। तो आप सब मेरी विचारधारा से सहमत हो गए होंगे। मैं एक पॉइंटेड बताना चाहता हूं, यह संविधान का भाग 4 का विषय है। कौन सा मेरे मित्रों है? मैं काट करके करता हूं, ये भाग 4 का विषय है, ठीक। और भाग 4 को कहां से कहां तक आप देखते हैं? 36 से देख करके 51 तक देखते हैं। बारंबार ऐसे प्रश्न निकलेंगे, आप उसका समुचित जवाब दें। नेक्स्ट प्रश्न आगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए कुछ करंट अफेयर के प्रश्न हैं, आप इससे भली बात समझ जाएंगे कि यह प्रश्न समयगत परिवर्तित होता रहता है। करंट का प्रश्न समयानुसार परिवर्तित होता है। जब मैं कभी ऑफलाइन परीक्षाओं में टेस्ट लेता था तो ऐसे भी प्रश्नों को रखता था, जिससे कभी आपसे कोई राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई वर्तमान प्रश्न पूछे जाएं तो आपका ध्यान वहां तक भी पहुंचे। इसलिए आप इसका समुचित जवाब दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरस हैं, ये किस देश के हैं? हमको देश बताना है। कौन से देश के हैं भाई? अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, पुर्तगाल के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं? बहुतायत जवाब मिलना चाहिए। बहुतायत जवाब आप हमको दीजिए, कौन सा इसका सही उत्तर हो सकता है? ये आपको पुर्तगाल देश के हैं। बिना विलंब किए हुए सही उत्तर मिल रहा है पुर्तगाल। नेक्स्ट प्रश्न करंट अफेयर से जोड़ करके, वर्तमान समय में ये जो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं, ये किस क्रम के हैं? ध्यान रखिएगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का पदेन सभापति है। आप इस भाषा को अच्छे से जानते हैं, ज्यादा इसमें व्याख्या नहीं करनी है। सिर्फ जो नहीं जानते हैं उसको आप ध्यान रखें। इनका क्रम क्या है? 12वें क्रम के हैं, 13वें क्रम के हैं, 14वें क्रम के हैं या 15वें क्रम के हैं? सही जवाब क्या आप दे रहे हैं? बहुतायत लोगों के जवाब हमें सी के मिल रहे हैं। नो डाउट आपका सी का उत्तर सही है और आप सब लोग अच्छे लाइन पर अब चल रहे हैं। बहुत अच्छा है, आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपके प्रयास को बारंबार हम साधुवाद देते हैं। आपको हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने मिशन को इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ाते रहें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हमारी 36 है और 36 की संख्या, वर्तमान समय में भारत के महान न्यायवादी कौन है? बहुत अच्छी बात है, महान न्यायवादी बताना है। यहाँ तुषार मेहता का नाम है, हरिवंश नारायण सिंह का नाम है, जेपी नड्डा का नाम है, आर वेंकट रमणी का नाम है। तो कौन हो सकते हैं भाई? आप सब बताएं हमें, महान न्यायवादी कौन बनेगा? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, आपने जाना होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान न्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कौन है इस समय? बहुतायत लोगों के जवाब डी से मिल रहे हैं, सी से मिल रहे हैं, और जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया है वो आशा कर रहे हैं कि कोई जवाब हमारे सामने आए। तो सही जवाब हमें मिल गया है, ये डी का विकल्प सही है, आर वेंकट रमणी। निश्चित आप इस प्रश्न को क्लियर किए होंगे। आगे की तरफ चलें, अब आपको जवाब देना है। वर्तमान समय में देखिए, मैंने करंट अफेयर के कुछ प्रश्न को इसलिए रखा है जिससे आप हमेशा एक्टिव और ऊर्जावान बने रहें। आपको लगे कि अगर हमारे प्रश्न में कोई परिवर्तन होता है आयोग के माध्यम से, तो वह परिवर्तन वर्तमान परिदृश्य को भी रखता है। जब आप पेपर हाल परीक्षा में बैठेंगे तो आप इसको महसूस करेंगे कि आपने सही समय पर हमको मार्गदर्शन दिया था। इसलिए आप राजनीति विज्ञान, राजनीति से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उनको आप समय समय पर देखते भी रहा करें। क्या सही जवाब है? वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है? ओम बिड़ला, उत्पल कुमार सिंह, राजीव कुमार, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या उत्तर आपने सही दिया है? जरा हमको बताएं, आपके जवाब का इंतजार है। यहां पर प्रियंका शुक्ला, बहुत अच्छा जवाब। रुचि ने सी बोला है, ठीक है। जितेंद्र जी ने भी सी बोला है। तो आप सबके जो जवाब यहाँ पर मिले हैं वह राजीव कुमार हैं। ये आपको सत्य जवाब है, आपका विकल्प सी सही।
ठीक है, आगे बढ़े हम। आगे सारी चीजें आप जान ही रहे हैं, समयगत आपको हम अवगत कराते रहेंगे, यहाँ कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके करंट से प्रश्न आए हैं, सभी लोगों को जवाब देना चाहिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय संविधान का प्रश्न है। प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल करते हैं। कौन करता होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति? सही जवाब यहाँ पर मैंने देखा जितेंद्र जी का जवाब आया है, सी का जवाब आया है। और सभी लोग, प्रियंका ने भी सी का जवाब दिया है, रुचि का कोई जवाब नहीं आया है। XYZ सारे विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं, तब तक मैंने सही उत्तर बता दिया, इसका सी का जवाब है। आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, पूरी व्याख्या को एक बार क्लियर कर लीजिए। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसी के परामर्श से संघ मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। जितने मेन पॉइंट है मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। ये आपको सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करना और स्वतः कुलाधिपति जैसे पद प्राप्त करना, ये राष्ट्रपति के कोष में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। इसलिए इन जैसे प्रश्न अगर आते हैं तो ये जवाब आप इसके बारंबार आप रीड करके पढ़ें, आपके लिए सरल हो जाएगा। सही जवाब आपको मिला सी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 39 आपको 39 मिल गई है और इसमें वही चीज है। वर्तमान समय में बड़ा अच्छा प्रश्न आपके सम्मुख, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो यहाँ पर है जगदीप धनखड़ है, राजीव कुमार है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, इनमें से कोई नहीं। आपको लग रहा होगा कि सर राजनीति विज्ञान की कक्षा में कहीं करंट अफेयर की कक्षा तो नहीं शुरू कर दिए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको प्रश्न से अवगत कराना चाहता हूं। अभी आपने बहुत सारे सैद्धांतिक प्रश्नों को सुना, अभी आपने विचारकों की विचारधारा के प्रश्न सुना, संविधान की शुरुआत के प्रश्न सुना। अब आपको संविधान के वर्तमान प्रश्नों को भी हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के जवाब बी के स्वरूप में आए हैं, तो यहाँ पर जिन्होंने बी का स्वरूप दिया है, खासतौर से मैं अनीता से कहना चाहता हूं कि अनीता आप अच्छे से जुड़ जाइए, आपकी पढ़ाई में निश्चित धूल मिट्टी लग गई है। ये जवाब गलत है, इसका सही जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये तो आपने पहले क्लियर कर दिया है ना कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनको क्लियर कर दिया है ना। ये हमारे राज्यसभा के सभापति हैं, तो इनको 2 पद दे देंगे। अन्य लोग क्या करेंगे भाई? उनको भी तो कोई पद चाहिए ना। गलती ना करिए, ये प्रश्न का सही जवाब है सी। आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सुधार करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 पर हम लोग पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या कहती है? प्रश्न संख्या 40 कहता है कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? यहां पर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का स्वरूप है, तो क्या शक्ति सिद्धांत होगा, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत होगा, सामाजिक समझौता का सिद्धांत होगा, या विकासवादी सिद्धांत होगा? तो राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का कारक है, यह किससे जोड़ करके देखा जाए? बहुतायत इसका उत्तर दें, बहुतायत इसका उत्तर दें। बहुत अच्छा, प्रियंका पांडे ने सी का जवाब दिया है। और यहां पर प्रश्न संख्या हम 40 तक पहुंच चुके हैं और प्रश्न संख्या 40 का हम सही उत्तर जानना चाहते हैं, तो ये क्या बनेगा? ये राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। सही जवाब होगा सामाजिक समझौता जब हुआ था, हाब्स लाक रूसो जैसी विचारधारा आई थी, तो वहां पर हमें राजनीतिक शब्द की वहां पर एक अच्छी व्याख्या प्राप्त हुई थी। बिना विलंब किए अपने टारगेट को, आज मैं चाहता हूं कि आज हमारा ये फर्स्ट डे है और मैं सर से भी अनुरोध करूंगा कि आज हमें एक मंच मिला हुआ है, उत्साह में है कि मैं चाहता हूं कि कम से कम हम लोग 50% तक पहुंच करके हम लोग व्याख्या की जाए। सब लोग सहमत हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बारंबार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि मासाम्बरी के दैत्य
से इसके अतिरिक्त और क्या अपेक्षा की जा सकती है, यह किसे कहा जा सकता है। हमने अपने क्लास पीरियड में पढ़ा था मासाम्बरी का दैत्य किसे कहा जाता है, मैंने ऐसे पढ़ा था। लेकिन आप सोचिए ये प्रश्न का जो एक साइकोलॉजिकल स्वरूप है वह बदल गया है और बोलता है मासाम्बरी के दैत्य से इसके अतिरिक्त और क्या अपेक्षा की जा सकती है, यह कथन किसका है। तो यहाँ हाब्स का है, लॉक का है, हीगल का है या कार्ल मार्क्स का है। तो किसको हम मान करके उत्तर दें, आप सभी लोग इसका जवाब दें। किसको मान करके हम कहें मासाम्बरी का दैत्य किसे मानेंगे। बहुत लोगों के जवाब आ गए हैं। जितेंद्र जी ने ए बोला है, रुचि ने भी ए, और इधर से प्रियंका सी बोली है। बिल्कुल प्रियंका की प्रैक्टिस एकदम से नहीं हो पा रही है। अखिलेश, ये कहना मनोबल तोड़ना नहीं है, सत्य को स्वीकार करने की सख्त आवश्यकता है। प्रियंका जी, जब तक बताया गया था आपने बहुत उचित जवाब दिया था, इसको आपने रिवीजन नहीं किया है। ये हाब्स को हम मासाम्बरी का दैत्य कहते हैं। आप सभी को पता होगा हाब्स अपने जन्म को 2 माह पूर्व ही प्राप्त हो गया था, यानी जो 9 माह में बच्चे पैदा होते हैं स्वस्थ, वो 7 माह में ही पैदा हो गया था। कहानियां बहुत लंबी हैं, इस पर बहुत विचार नहीं करेंगे। सच्चे उत्तर आपके ए के रूप में है, तो आपने ए का सही उत्तर लगाया है। आगे की तरफ बढ़ते चलें। बिना विलंब किए हुए आप बताएंगे भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता की चुनौती दी जा सकती है। यहाँ पर राज्य विधि की संवैधानिक वैधता की चुनौती का विषय आ रहा है। तो क्या इसे केवल उच्च न्यायालय में हम देते हैं या सर्वोच्च न्यायालय में देते हैं या किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण में देते हैं या इसे हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में देते हैं। क्या सही जवाब आप इसे मानेंगे। अनीता ने ए बोला है, जितेंद्र जी ने डी बोला है। अन्य लोगों का क्या विचार है। क्या प्रश्न है, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता की चुनौती किसमें दी जा सकती है। तो आप जाने ये आप दोनों में दे सकते हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों का विषय बनता है। आप दोनों में दे सकते हैं। शुरुआत आप उच्च न्यायालय से करते हैं और इसके अंतिम अंजाम को हम सर्वोच्च न्यायालय में प्राप्त कर लेते हैं। ये आपका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हमें आपको यह बताना है कि जो ये ऐतिहासिक सिद्धांत है, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत होते हैं, ऐतिहासिक सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, परिवार सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत का नाम आता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब आप इसमें बताएंगे कि इसको कौन कहा है, ऐतिहासिक सिद्धांत कौन कहा है। इसमें ओपेनहाइमर ने कहा है, सर हेनरी मैन ने कहा है, लेनिन ने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। तो किसका नाम आ सकता है इसमें, जरा हमको सही उत्तर दें। अभी तक के उत्तर में कुछ लोगों ने बी का उत्तर दिया है। प्रयास सबके जारी हैं, बहुत ही प्रशंसा का विषय है कि आपके प्रयास अनवरत मिल रहे हैं। तो आपने क्या उत्तर दिया है, कितने लोगों के मैं उत्तर देख लूं। देखिए आप सब लोग, जिन लोगों ने सर हेनरी मैन का नाम लिया वो तो पहले भली बात समझ लीजिए कि ये हेनरी मैन परिवार के सिद्धांत की बात करते हैं। राज्य की उत्पत्ति का रक्त संबंध या परिवार सिद्धांत जो आता है वह सर हेनरी मैन का है। और यह भी सिद्धांत 2 भागों में टूटता है। किसमें, एक पितृ सत्तात्मक सत्ता होती है, एक राज्य सत्तात्मक सत्ता होती है। तो पितृ सत्तात्मक सत्ता के जनक सर हेनरी मैन हैं, इसलिए ऐतिहासिकता से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। आगे क्या बात होनी चाहिए, लेनिन का इससे कोई लेना ही देना नहीं है। मार्क्स जैसे विचारक हमेशा राज्य को शोषण की नीति का प्रयोग करते हैं। ये आपको ओपेनहाइमर जो एक विचारक हैं वे आपको इसकी विचारधारा देते हैं। जब आप ऐतिहासिकता की विचारधारा पढ़ेंगे तो ऐतिहासिक सिद्धांत आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस किस स्वरूप में राज्य को हम देखते हैं।
लुई 14वें जैसी विचारधारा पर। तो ये आपको जब मैं कभी ऑनलाइन कक्षाओं में इसकी व्याख्या करूंगा तो आप इसको भली बात समझ लेंगे। सही उत्तर क्या ले लें हम? ए का। आइए नेक्स्ट प्रश्न। यही सही करना हमारा अपना एक लक्ष्य है, एक मिशन है, जहां पर आप अपनी गलतियों को अपने पास छुपा करके अपने उत्तम परिणाम की आशा करते हैं। निश्चित आप अनवरत जुड़ें और आपका जुड़ना ही आपके उत्तम परिणाम का द्योतक बनेगा और आप सफल बनेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर प्रश्न करता है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? संप्रभुता दो भागों में है, एक बाह्य संप्रभुता और दूसरी आंतरिक संप्रभुता। तो बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? विकल्प में ग्रोशियस हैं, ओपेनहाइमर हैं, कांट हैं और रूसो हैं। तो सही जवाब हम क्या जानते हैं, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। रुचि ने यहां पर हमें ए का जवाब दिया है, अखिलेश जी ए का जवाब दे रहे हैं, जितेंद्र जी ए का जवाब दे रहे हैं, अन्य लोगों के जवाब अभी नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अनीता ने भी ए का जवाब दिया है। निश्चित अनीता, ये ग्रोशियस जो हैं ये बाह्य संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य संप्रभुता की अवधारणा ग्रोशियस से मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स और एफ एंजल्स सह लेखक हैं। बहुत अच्छा है, आप जानते हैं कार्ल मार्क्स और सह एंजल्स की जो जोड़ी है वह विश्व की मित्रता की अद्वितीय जोड़ी की संज्ञा दी जाती है। तो जाहिर है मित्र मित्र के कार्य में आता है। तो अगर कार्ल मार्क्स ने किसी पुस्तक को लिखा होगा तो उसके मित्र ने भी सहयोग किया होगा। कौन सी पुस्तक है जिससे हम सहयोगात्मक दृष्टिकोण देते हैं? देखिए, मित्र होता है तो हर विषय में अपना सहयोग देता है, किसी में बहुत तो किसी में कम। तो जो इसका सही स्वरूप होगा उसका उत्तर देना है। क्या दैट्स कैपिटल है, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम है, जर्मन आइडियोलॉजी है, या वैल्यू प्राइस? देखो ऐसे हम इसको कहते हैं, टाइपिस्ट त्रुटि होती है, इसको कामा कर देंगे, वैल्यू प्राइस एट प्रॉफिट होनी चाहिए। कौन सा उत्तर सही होगा? सभी लोग उत्तर दीजिए। हमने देखा कि बहुतायत लोगों के जवाब सी के रूप में आ रहे हैं। जितेंद्र जी हैं जो ए का स्वरूप देते हैं, और लोगों के जवाब? प्रियंका क्या बताना चाहती हैं? ए का जवाब। और लोगों के जवाब? चलिए देखिए, सही जवाब जो है, जो सत्यता की अधिकतम कसौटी को करता, मैंने कहा मित्र है तो लगभग चीजों में शेयरबाजी होगी, हाईएस्ट किस में है यही मूल्यांकन करना है। अभी तक के जो प्रश्न का सही जवाब मिला है वह जर्मन आइडियोलॉजी है। जर्मन आइडियोलॉजी में ये दोनों मित्रों के आपसी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिले हैं। तो परीक्षा परिदृश्य में ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 46 कहती है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? जैसे ही प्रश्न आपके सम्मुख आए तो आप बिना संकोच के पेन पेंसिल से अपने बुकलेट में नहीं का आप एक निशान लगा लीजिए, जिससे आपके दिमाग में सही आपका क्लियर होता रहे। देखिए, कहते हैं राजनैतिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता। तो आप देखेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा ये सही होना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा, तमाम आपके मन में विचार आने लगेंगे। लेकिन हमको क्या करना है? नहीं को ध्यान रखना है। तो आपने क्या समझा इसमें नहीं है? जरा हमको सही जवाब दीजिए। सभी लोगों को जवाब हम देखना चाहते हैं, सही क्या होगा? क्या मैंने देखा अभी तक? अभी हमने देखा कि कुछ ही लोग एक्टिव होकर के सही जवाब दे रहे हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा राजनैतिक समानता। यही नहीं है, ये भी अंश भरा है, ये भी अंश भरा है और ये भी अंश भरा है। नेक्स्ट प्रश्न आगे की तरफ। प्रश्न संख्या आपको 47 है और कहती है, ए न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? न्यू डेमोक्रेसी, यहां पर हाब्स हैं, लास्की हैं, माओ से तुंग हैं और लेनिन हैं। तो चार विकल्प में आप बताएं किसकी कौन सी पुस्तक बन सकती है? ए न्यू डेमोक्रेसी। तो क्या इसका सही जवाब है? मैं देखना चाहता हूं कि सही जवाब आपने क्या दिया है।
क्या आपने सही जवाब दिया? देखिए मेरे भाइयों, ये जो न्यू डेमोक्रेसी है, इसमें आप माओ से तुंग की विचारधारा है। माओ से तुंग की पुस्तक न्यू डेमोक्रेसी है। इनकी पुस्तक तो आप सर्वविदित है, लेवियाथन है। इसकी भी पुस्तक आपको देखते हैं तो यहाँ पर आपके आती है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इनकी भी पुस्तक से आप लोग परिचित हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका सी का है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 कहते हैं, यह किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई एक से अधिक नहीं गिना जाए, यह विचारधारा किसकी है? तो यहां विकल्प के आधार से देना है रूसो, जर्मी बेंथम, जेसमिल, जेम्स मिल। देखिए कंफ्यूजन होता है, एक तो है जेम्स मिल और एक तो है जे एस मिल, ठीक, और एक यहां पर बेंथम और रूसो। क्या सही जवाब होगा? प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए, एक से अधिक नहीं। किसने कहा है? आप विचार करके बताएं। विचारणीय प्रश्न है। सी के जवाब में उत्तर मिल रहे हैं, बी के जवाब में उत्तर मिल रहे हैं। ये उत्तर इसका सही जवाब क्या मांगता है, जरा आप हमको बताएं। कि इसका सही जवाब बनेगा जर्मी बेंथम। ये बेंथम की विचारधारा जब आप देखेंगे तो यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए, एक से अधिक नहीं। मैंने बारंबार कहा, जिस प्रश्न पर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है, आप हमें टैग करके बता सकते हैं कि ये जवाब इसका सही है। हम उस बात पर विचार करके बताएंगे। वैसे मैं अपनी इस कसौटी को सत्यता के घेरे में रख करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ह्यूमन त्रुटि हो सकती है, लेकिन गलत आपके साथ नहीं हो सकता। ये आप पूरे विश्वास में हो गए होंगे, इसलिए ये प्रश्न का सही जवाब बी के स्वरूप में है। नेक्स्ट प्रश्न। अब आप अपने सन्निकट अपने उद्देश्य पर पहुंच गए हैं। मैं 50 प्रश्न का एक टारगेट बना करके आज आपके सम्मुख कार्य करने के लिए यहाँ पर है। आपको यहाँ पर भी यानी मंफोड़गंज का जो एरिया है, जो हमारे सन्निकट हमारे भाई बहन मित्र हैं, वो अगर राजनीति विज्ञान की कक्षाएं करना चाहते हैं तो यहाँ का जो एक नंबर दिया गया है, सारी चीजें यहाँ पर हैं, यहाँ का एक नंबर भी है, मैं आपको बताना चाहते हैं। इस जो वीडियो कैरियर पॉइंट का एक नंबर है, जहां पर किसी भी समस्या का समाधान यहाँ के एक्सपर्ट करते हैं, वह नंबर आपके सामने है 9415361462। फिर से मैं कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट कर दिया, फिर से एक बार दोहराते हैं 9415361462। ये हमारे इस चैनल पर यहाँ के एक्सपर्ट आपको हर समय मार्गदर्शन देंगे। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे की तरफ चलें। प्रश्न 49 क्या कहता है? प्रश्न 49 की भाषा बोलता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म है। आपको समझाना है कि चीजें कौन सी सही है। क्या है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के निषेध की बात करता है। क्या आपके तहत क्या उत्तर सही मिल सकता है? सभी मित्रगण बताएं क्या सही होगा। रुचि ने बताया डी सही होगा, और किसी ने क्या कहा? जितेंद्र जी ने कहा ए सही होगा। क्या है आपको सही देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। भाषा को आप नहीं के स्वरूप में देंगे तो नहीं का स्वरूप क्या बताएगा, इसको आपको देखना है। तो आपने क्या माना, सही उत्तर क्या माना? किसी ने सही जवाब नहीं दिया। देखिए ऐसे समझिए, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार है, ये एकदम राइट है, इसमें कोई इधर उधर नहीं हो सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात अनुच्छेद 21 करता है, एकदम सही है। अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता करता, ये गलत है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी मानव को अपने अंतःकरण में धर्म के अबाध रूप से मानने व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। जबकि अगर इस प्रश्न को हम सही करना चाहें तो इसके लिए हमको अनुच्छेद
26 की भाषा बोलनी पड़ेगी। कौन सी भाषा बोलनी पड़ेगी? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में ही धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता बनाई गई है, जिसमें धर्म के मानने वाले लोग अपने अपने धर्मों के लिए पूजा पाठ हवन सामग्री की व्यवस्था करें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आदि का निर्माण करें, उसके रख रखाव की पूरी व्यवस्था बनाएं, अर्थात प्रबंध कार्यकारिणी निर्धारित करें। यह भाषा अनुच्छेद 26 कहता है। और जबकि अनुच्छेद 23 अपने स्थान पर सही है और वो बोलता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। तो मेरी भाषा को अच्छे से स्पष्ट हो गए होंगे, आप अपनी बातों को स्वीकार कर लिए होंगे कि सही जवाब आपका सी है, जो इसमें नहीं का उत्तर सेट करता है, नहीं युग्म को सेट करता है। क्यों जितेंद्र जी, नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, आगे हम लोग बढ़े। प्रश्न संख्या अपने टारगेट मोड पर पहुंच गई है। प्रश्न संख्या 50 के घेरे में आ गई है। अब हम लोग अपने आज के पहले मिशन को लगभग पूरा करने में कामयाब बन रहे हैं। आपका लगातार सहयोग में है, आप लगातार जुड़े हुए हैं। बारंबार हम स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने इस वीडियो करियर पॉइंट, जो कि आज ऑनलाइन का एक चैनल दूर दराज तक यह हमारी बात को पहुंचाने में योगदान करेगा। हमारे सर जो बड़े ही साधुवाद के पात्र हैं, बहुत सारे लोगों को अधिकारी बनाने में अपना योगदान किए हैं। आज उनके बनाए गए व्यक्ति आज सर को निश्चित है कि एक श्रद्धा भाव सुमन का स्वरूप रखते हैं। केडी सिंह सर, आज उसी चैनल पर हमें एक कार्य मिला हुआ है, तो आपको मैं न्याय निर्णय के साथ इस कार्य को मैं आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं। तो ये आपको है पहला प्रश्न, लास्ट गेम पर चल रहा है। वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था, यानी वितरणात्मक न्याय प्रणाली किसके माध्यम से सबसे पहले की गई थी? आपको ए का जवाब अरस्तु द्वारा, बी का जवाब रूसो द्वारा, सी का जवाब हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा और डी का जवाब रॉल्स द्वारा दिया गया है। तो क्या इसका हम सही उत्तर माने? सभी इसको सही उत्तर दीजिए। अरस्तु, कितने लोगों का जवाब है? बहुतायत लोगों के जवाब है। निश्चित है यह प्रश्न आपका सही। आज हम लोगों ने अपनी गोल को पूरा कर लिया है, अपने मिशन को पूरा कर लिया है। मिशन के आगे एक दो प्रश्न और आपके लिए छोड़ते हैं। यह प्रश्न निर्णायक होगा और यह हम रेंज करेंगे। ये हमारे 3 प्रश्न हर समय यह टारगेट बनाएंगे कि कौन कौन लोग कितने गति से इसका जवाब देते हैं। तो सब लोग रेडी हो, हम 3 प्रश्न आपके सम्मुख खोलते हैं। आप लोग सही जवाब कितने द्रुत गति से देते हैं, हम क्रम संख्या 1 2 3 के रूप में देखते हैं। आपके स्क्रीन पर आप रेडी हो जाएं। आपके स्क्रीन पर प्रश्न पहुंच रहा है। प्रश्न संख्या 51 शुभ संख्या के रूप में है। आप सही जवाब देंगे। निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार है? तो सही जवाब मैं देता हूं। कौन सबसे पहले जवाब मिल रहा है? जितेंद्र जी ने दिया है बी का जवाब। अन्य लोगों का जवाब मैं देखना चाहता हूं। प्रियंका ने ए का जवाब दिया है और सभी लोग। अखिलेश जी ने भी बी का जवाब दिया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रियंका, अभी मैं और भी आपके साथ चुनौतियों के प्रश्न है, जवाब दीजिए सभी लोग। रुचि बी, बहुत अच्छे। जितने लोगों ने बी का जवाब दिया है सब नंबर 1 के जवाब हैं, आपका सही उत्तर है। चलिए दूसरा प्रयास करिए। दूसरे प्रयास में देखिए 52 का प्रश्न आ गया है और 52 के प्रश्न में देखिए निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? आपको बताना है कौन सा ऐसा इसमें विकल्प है जो उदारवाद या व्यक्तिवाद से ताल्लुक नहीं रखता है। कौन सा ऐसा जवाब बनेगा? इसमें बुर्जुआ राज्य है, प्रतिनिधि सरकार है, लोक कल्याणकारी राज्य है, सीमित राज्य है। सही जवाब मिलना चाहिए। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया। आपके लिए चुनौती का प्रश्न है। अभी तक किसी के जवाब नहीं मिले हैं। प्रश्न संख्या 52 पर विचार करें। नहीं विचार जा रहा है, एकदम विचार नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रयास, सबका सही चल रहा है। इसमें जो विजेता बनेगा मैं उसका नाम अवश्य लेकर के उसके साथ एक साधुवाद करेंगे और इस स्वरूप में मैं देखता हूं कि इसको सही जवाब किसने दे। 52 का प्रश्न हमारा सामने आपके है और आप इसके उत्तर की हम आशा करते हैं। तो आपने इसका सही उत्तर क्या दिया? चलिए मैं सबके नाम रखता हूं।
इस मिशन को सबसे अच्छा जवाब देने का पहला जो प्रयास किया गया है वह बुर्जुआ राज्य है, जिसमें यहाँ पर रुचि ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर अनीता मौर्य ने भी प्रयास किया है, प्रियंका ने भी प्रयास किया है, सभी लोगों ने किया, लेकिन नंबर 1 पर हम रुचि को रखते हैं। बहुत अच्छा। लास्ट प्रश्न है, ये आपके निर्णायक प्रश्न बनेगा। जिसको अपने नाम को अनाउंस करने की इच्छा हो वो एकदम द्रुत गति से करें। लास्ट प्रश्न पर करते हैं और इसी के साथ यह आज का हमारा आपका जो प्रैक्टिस सेशन है यहीं पर क्लोज होगा। मित्रों, मैं फिर कल आपके इस प्रैक्टिस सेशन को अपने इसी निश्चित टाइम पर अपने YouTube चैनल पर भी आपको लिंक भेजता रहूंगा, जिससे आप अनवरत जुड़े हमसे, फिर आप हमसे लाभान्वित हो। सब लोग रेडी एकदम से? नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न जरा बुला दिए क्लोज करने के लिए। एक लोग बुला दिए, क्लोज कर दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित थे, अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित थे द रिपब्लिक से, द स्टेटमेंट से, द लॉज से, द अपोलॉजी से। सही जवाब क्या है? सब लोग जवाब दें, आपके पास समय पहुंच गया है। किसी के जवाब नहीं है? अभी तक जितने लोगों ने जवाब दिया है मैं क्रम तो तोड़ दिया हूं कि आपका क्या क्रम है। प्रियंका शुक्ला ने ए बोला है, प्रियंका जितेंद्र जी ने ए बोला है, अखिलेश ने सी बोला है, और लोगों ने विचार नहीं दिया। प्रियंका शुक्ला सी बोल रही हैं। और कोई यहाँ पर? अनीता को तो सब धूल मिट्टी लग ही गया है, रुचि भी एकदम से धूल मिट्टी लग गया। चलिए देखिए, अरस्तु यानी अपने गुरु प्लेटो, ऐसे समझ लीजिए। प्लेटो की जो कृति है, ये सब कृति किसकी है? प्लेटो की। तो ये इनके गुरु हैं। तो इन्होंने जब ये सारी कृतियां की तो उन सारी कृतियों से तो बहुत अरस्तु प्रभावित नहीं हुए, लेकिन इनकी जो प्लेटो की जो सबसे बृहद कृति है जिसको हम द लॉज कहते हैं, ये द लॉज पुस्तक जो है यह प्लेटो ने अपने जीवन के वृद्धावस्था में लिखा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति युवावस्था में रहता है तो वह हमेशा जोश खरोश में रहता है। यही काम रिपब्लिक को युवावस्था में लिखा था तो बहुत उसमें तहलके की बातें थी, लेकिन जैसे ही अंतिम अवस्था वृद्धावस्था आई, इसी पुस्तक को इन्होंने जो इसको आदर्शवाद का स्वरूप चढ़ाया था, यहां पर यथार्थवाद का स्वरूप प्रदान किया था। अर्थात अरस्तु प्लेटो की द लॉज पुस्तक से सबसे अधिक प्रभावित था और अपने विचारधारा को इसीलिए वह यथार्थवादी विचारधारा में प्रस्तुत करने का कार्य किया था। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं, लगातार जुड़े हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हुए सभी को बारंबार साधुवाद, धन्यवाद देते हैं इस हमारे वीडियो कैरियर पॉइंट से जुड़ने के लिए। आशा विश्वास करते हैं कल का सुबह 9 बजे हम इसी चैनल पर अपने प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। आप सब हमारे इस चैनल को बारंबार आगे की तरफ बढ़ाएं, जिससे हमारा मिशन एक कामयाब मिशन हो, अधिक से अधिक लोग जुड़ करके इसका लाभ पहुंचाएं। ऑफलाइन भी कक्षाएं प्रयागराज में चल रही हैं। जो भी व्यक्ति प्रयागराज में है ऑफलाइन कक्षाओं को 2 मोड में ले सकते हैं। अगर वह शहरी क्षेत्र में है तो ममफोड़गंज में संपर्क करें, अगर वे गोविंदपुर क्षेत्र में है तो गोविंदपुर में भी वह आकर के संपर्क कर सकते हैं। वहां पर ओनली ऑफलाइन कक्षाएं मिलेंगी। यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।